हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है रेखाचित्र ठकुरी बाबा के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या। हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड सभी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला अंश है, किसी समय इस कल्पवास का कितना महत्व रहा होगा। इसका अनुमान लगाने के लिए इसका आज का समारोह भी पर्याप्त है। संभवतः उस समय देश के विभिन्न खंडों में रहने वाले व्यक्तियों के मिलन, उनके पारस्परिक परिचय, विचारों के आदान प्रदान तथा सांस्कृतिक समन्वय का यह महत्वपूर्ण साधन रहा होगा। ये नदियाँ इस देश की रक्त वाहिनी शिराओं के समान जीवनदायक रही होंगी। इसी से इनके तट पर इस प्रकार के सम्मेलनों की स्थिति स्वाभाविक और अनिवार्य हो गई हो तो आश्चर्य नहीं। आज इस संबंध में क्या और क्यों तो हम भूल चुके हैं, पर बिना जाने लीक पीटना धर्म बन गया है। इस अंश के प्रसंग को देखें। प्रस्तुत गद्यांश महादेवी वर्मा के रेखा चित्र ठकुरी बाबा से लिया गया है। अपनी अभिभाविका दासी भक्तिन का विरोध करने पर भी लेखिका ने गंगा तट पर पर्णकुटी बनाकर 1 मास वहां बिताने का निश्चय किया तथा दोनों वहां रहने लगी। भक्तिन समझती थी कि महादेवी धार्मिक रूढ़ी निभाने के लिए कल्पवास कर रही है, पर वस्तुतः उनका उद्देश्य भारतीय जीवन और संस्कृति का व्यापक ज्ञान प्राप्त करना था। यहाँ वह अपना यही विचार प्रकट करती है। इस अंश की व्याख्या देखें। प्राचीन भारत में नदियों को पवित्र मानकर उनके तट पर यज्ञ हवन, धार्मिक कर्मकांड, दान दक्षिणा और सत्कार्य किए जाते थे। इनसे भी अधिक इन समारोह आयोजनों का महत्व यह था कि देश के विभिन्न भागों से विभिन्न वर्गों, विचारधाराओं, मान्यताओं और संस्कृतियों के लोग एकत्र होकर परस्पर विचार विनिमय करते थे, एक दूसरे को जानने पहचानने का अवसर पाते थे। कल्पवास ऐसा ही अवसर होता था। देश के विभिन्न खंडों से आए यात्री एक दूसरे के निकट संपर्क में आते थे। उनका परिचय होता था। दोनों एक दूसरे के विचारों, भावों, जीवनानुभवों को जानने का मौका मिलता था। इस प्रकार यह आयोजन भारत की विविधता को, अनेकता को एकता में बदलने का साधन था। संस्कृतियों का संगम स्थल बन जाता था। एक देश को एक सूत्र में बांधता था। इस प्रकार के आयोजन नदियों के तट पर ही क्यों होते थे? इसका कारण बताते हुए वह कहती है कि भारत एक विशाल देश है। इसमें असंख्य छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। इन नदियों का जल हमारे भौतिक जीवन के लिए तो लाभदायक और आवश्यक है ही, हमारे सांस्कृतिक जीवन के लिए भी वह जीवनदायिनी रही हैं। इनका महत्व वही है
उतना ही है जितना शरीर की उन धमनियों का जिसमें रक्त प्रवाहित होता है और जो शरीर के प्रत्येक अंग में रक्त का संचार कर उसे प्राणवान बनाती रहती है। इनके इसी भौतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को पहचानकर हमारे पूर्वजों ने कल्पवास, कार्तिक, गंगा स्नान, मकर संक्रांति आदि पर्वों का आयोजन करने की परंपरा डाली, जो आज तक अक्षुण्ण चली आ रही है। आज के भारतवासी इन आयोजनों, समारोहों, सम्मेलनों के मूल उद्देश्य से तो परिचित हैं, केवल इनका धार्मिक और पौराणिक महत्व मानकर रीति का पालन करने के लिए रूढ़ि और अंधविश्वास के तौर पर इन आयोजनों में सम्मिलित होते हैं। धार्मिक पर्व मानकर इन्हें मानते हैं। भारत की अंधविश्वासी जनता केवल लकीर पीटती है, असली महत्व नहीं समझती। आज भी माघ मास में प्रयाग में माघ मेला लगता है। कल्पवास के लिए बूढ़े या संसार से विरक्त धार्मिक वृत्ति के लोग एकत्र होते हैं। महीना भर कुटी बनाकर रहते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, पर यह सब रूढ़ी मात्र बनकर रह गया है। इस अंश की विशेषताएं देखें। लेखिका का इतिहास ज्ञान और रूढ़ियों में अनास्था, अविश्वास प्रकट होता है। दूसरा, भारत की अखंडता के लिए चिंता व्यक्त की गई है। तीसरा, परिनिश्चित भाषा के साथ साथ मुहावरे जैसे लकीर पीटना का प्रयोग हुआ है। इस रेखा चित्र का दूसरा अंश देखें। दंपत्ति सुखी नहीं हो सके, यह कहना व्यर्थ है। दासों का 1 से 2 होना प्रभुओं के लिए अच्छा हो सकता है, दासों के लिए नहीं। एक और उससे प्रभुता का विस्तार होता है, दूसरी ओर पराधीनता का प्रसार। स्वामी तो साम दाम दंड भेद द्वारा इन्हें परस्पर लड़ाकर दासता को और दृढ़ करते रहे हैं, और दास अपनी विवश झुंझलाहट और हीन भावना के कारण एक दूसरे के अभिशापों को विविधा बनाकर उससे बाहर आने का मार्ग अवरुद्ध करते रहे हैं। इस अंश के प्रसंग को देखें। प्रस्तुत गद्यांश महादेवी वर्मा के रेखा चित्र ठकुरी बाबा से लिया गया है। ठकुरी बाबा ने सौतेले भाइयों के पहले तो उनके विवाह नहीं होने दिया और गांव वालों द्वारा लानत मलामल करने पर उनका विवाह किया, और नववधू घर में आई तो उन दोनों के बीच मनमुटाव पैदा कर उनका वैवाहिक जीवन नरकीय बना दिया। ठकुरी बाबा के मानसिक कलेश पर लेखिका टिप्पणी करती है। इस अंश की व्याख्या देखें। सौतेले भाइयों और पत्नियों ने अपने स्वार्थ तथा वैमनस्य भाव के कारण एक और ठकुरी को तथा दूसरी ओर उनकी भोली भाली सुशील बालिका पत्नी को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काया, उकसाया और कान भरे। परिणाम यह हुआ कि पति पत्नी में प्रेम का अंकुर उगते ही कुंठित हो गया। वह सुख से न रह सके। अब घर में एक की बजाय 2 दास हो गए थे। पहले केवल ठकुरी चाकरी करता था, अब उनकी पत्नी के साथ दासी जैसा व्यवहार किया जाता था। इससे बड़े भाइयों की सत्ता, शक्ति,
रोब दाब तो बढ़ गया, उनकी शान बढ़ गई, पर नव विवाहिता पति पत्नी की दास्ता की बेड़ियां और भी कठोर हो गई। उनके कष्ट बढ़ गए। बड़े भाई जेठ तथा उनकी पत्नियां जेठानी की हैसियत से उनके स्वामी तो बन गए, अब ठकुरी और उनकी पत्नी के हितैषी बनकर एक दूसरे की झूठी शिकायतें करके उनके दोष अवगुण बताकर उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध करने लगे। परिणाम यह हुआ कि पति पत्नी के बीच मनमुटाव बढ़ता गया, दूरी बढ़ती गई, वह एक दूसरे के निकट न आ सके। पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन कलेश कलह के कारण नरकीय बन गया। उनके इस मनमुटाव का लाभ यह हुआ कि घर के स्वामियों को जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया। उनका शिकंजा कसता चला गया और उन्हें हानि उठानी पड़ी। दासों का सा जीवन बिताने वाले ठकुरी और उनकी पत्नी को उनके वैमनस्य से लाभ उठाकर उन पर पहले से भी अधिक जुल्म जातियां होने लगी। परिश्रम का भार भी बढ़ा, क्योंकि पति पत्नी में मेल मिलाप ना था, मनमुटाव था। एक दूसरे से मन की बात नहीं कहते थे, तने रहते थे। अतः भीतर ही भीतर उनका दम घुटता रहता था। एक दूसरे को गालियां देते थे, एक दूसरे को अपने कष्टों का कारण बताते थे। इस स्थिति में एकाकीपन ना होने के कारण उनकी गुलामी की जंजीरें उनके पैर में कसती चली गईं। उनसे मुक्त होने का कोई उपाय न रहा। मुक्ति के सारे मार्ग बंद हो गए। वह विवश होकर गुलामी की कलेशपूर्ण जिंदगी बिताने लगे। इस अंश की विशेषता देखें। पहला, लेखिका का समाजशास्त्रीय ज्ञान और मनोवैज्ञानिक ज्ञान में पेट का परिचय मिलता है। भाषा साहित्यिक तथा परिनिश्चित है। इस रेखा चित्र का तीसरा अंश देखें। ठकुरी बाबा को देने में एक विशेष प्रकार की आनंदानुभूति होती है। इसी से वह स्वयं पूछ पूछ कर इस विनिमय व्यापार को शिथिल होने नहीं देते। वह भावुक और विश्वासी जीव है। चिकारा हाथ में लेते ही उनके लिए संसार का अर्थ बदल जाता है। उनकी उदारता, सहज सौंदर्य, सरल भावुकता आदि गुण ग्रामीण जीवन के लक्षण होने पर भी अब वहाँ सुलभ नहीं रहे। वास्तव में गांव का जीवन इतना उत्पीड़ित और दुर्व्यय होता जा रहा है कि उसमें मनुष्यता को विकास के लिए अवकाश मिलना ही कठिन है। इस अंश की व्याख्या देखें। ठकुरी बाबा के सरल, भोले भाले, परोपकारी, उदार व्यक्तियों में से एक थे। उन्हें दूसरों का कष्ट दूर करने, विपन्न, गरीब, असहाय, बेसहारा लोगों की सहायता करने में सुख मिलता था। अतः वह स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों की भरसक सहायता करते थे। जानबूझकर उन्हें ठगे जाते थे, पर उस ठगे जाने में भी उन्हें अपार आनंद मिलता था। इस आनंद को पाने के लिए वह बार बार ठगे जाते रहे, दूसरों का उपकार करते रहे। न उनकी सहृदयता कम हुई, न दान वृत्ति और न सहायता देने का क्रम। वह कोमल हृदय, भावुक तथा दूसरों पर सहज ही विश्वास करने वाले, उनकी बात को सच मानकर
उनकी सहायता करने वाले भावुक व्यक्ति थे। जब चिकारा हाथ में लेकर सूरदास की तरह भजन या भक्ति के पद गाते थे, मधुर स्वर में लोकगीत सुनाते थे, तो तन्मय हो जाते थे, सुध बुध भूल जाते थे, संगीत के रंग में रंगे जाते थे। दीन दुनिया, अपना पराया, घर गृहस्थी की समस्याएं सब भूल जाते थे। उनके चारित्रिक गुण जैसे उदारता, परोपकार, सौहृदय, सरलता, भोलापन कुछ समय पूर्व तक प्रायः गांव के अधिकांश लोगों में मिलते थे, परंतु नगरीय सभ्यता, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, छल कपट आदि देखकर इन भोले भाले लोगों के स्वभाव और चरित्र में भी परिवर्तन आ गया। यह भी पहले जैसे ना रहकर छल कपट, बेईमानी जैसे अवगुण अपना रहे हैं और अपने सहज गुण भूलते जा रहे हैं। इस निरीह गांव वालों को इतना सताया गया, इन्हें इतनी पीड़ा दी गई, इनके साथ इतना अन्याय हुआ कि इनकी प्रतिक्रिया में वह अपने सहज स्वाभाविक गुणों को भूलकर स्वार्थी, पैसे के पीछे भागने वाले, खुशामदी और छली कपटी बनते जा रहे हैं। यह घोर पतन है, भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। हमारा समाज देहाती समाज भी मानवता के रास्ते से भटक कर पशुता या दानवत्ता के मार्ग पर चल रहा है। मानव सभ्यता, संस्कृति, मानवोचित गुण सबका पतन हो रहा है। संस्कृति के स्थान पर अब संस्कृति का विस्तार हो रहा है। इस अंश की विशेषता देखें। पहला, लेखिका की मानवता के भविष्य की चिंता व्यक्त की गई है। दूसरा, शैली में प्रवाह है। तीसरा, भाषा परिनिष्ठित है। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। इससे आगे के अंशों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।